नाज़रीन आदाब, मैं शरी आसिफ आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया आज रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार, आज की टीवी और आज की सोशल मीडिया की जो है खबरें, जो फैक्ट न्यूज़, उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स है जिन पर हम डिस्कशन करें। सबसे पहले हम बात करें तो है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया और इंडिया के साथ नहीं रहने वाले 39 सांसदों ने किसे किया वोट। वहीं जो आज की दूसरी खबर वो ये है कि श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक छोटे देशों में आखिर क्यों सरकारें खो देती हैं पकड़, जिससे हो जाता है तख्ता पलट। वहीं आज की जो तीसरी खबर वो ये है कि महागठबंधन में वैसी की पार्टी को लेकर कांग्रेस का दो टूक जवाब, सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला। वहीं आज की जो आखिरी खबर वो ये है कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र, ट्रंप की पोस्ट पर पीएम मोदी ने कहा मैं भी बातचीत के लिए उत्सुक, ट्रेड पर पूरी हो जल्दी बातचीत। इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद अमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद हमने कल देखा कि 9 सितंबर को जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ इस देश में और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े तो सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 300 वोट डाले गए। रेड्डी को दावे से कम वोट मिले। इंडिया गठबंधन जितने वोटों की उम्मीद कर रहा था उतने उसके खाते में नहीं आए हैं। संसद में उनके पास 315 सांसद है, ऐसे में उन्हें 15 वोट कम पड़े हैं। शाम 5:14 पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के 15 वोट कम क्यों पड़े हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि हर पार्टी अब ये दावा करने में व्यस्त है कि उसके खेमे में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। सबसे अहम चीज़ ये है कि कल जिस तरह से वोटिंग हो रही थी, पहले ही सारी चीज़ें क्लियर थी कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो सीपी राधाकृष्णन इजीली जीत जाएंगे। अगर एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती तो शायद इस मुकाबले में और ज़्यादा टक्कर हो सकती है। लेकिन हमने देखा जिस तरह से वोटिंग हो रही थी, स्मूथली वोटिंग में और एक तरफा वोटिंग में कहा जाए तो सीपी राधाकृष्णन जीत जाते हैं और वो देश के अगले जो है उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। सबसे अहम चीज़ ये शायद कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि तेलुगु राज्यों के जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर बीआरएस के हों या कांग्रेस के हों या और पार्टियों के हों, उन्होंने किस तरह से वोट किया है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जो एनडीए के साथ जो लोग थे वो एनडीए के साथ ही रहे, उन्होंने इधर उधर नहीं किया कुछ भी। और ये कहा जा रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर क्रॉस वोटिंग एनडीए की तरफ से इधर होती है तो शायद ये मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, अगर हम पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यहाँ पे विपक्ष की हार तो हुई है, लेकिन इस हार में भी विपक्ष खुद को जीत की नज़र से देख रहा है। अब इसकी खास वजह यह भी है क्योंकि देखा गया पिछले बार जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तो जितनी ज़्यादा सीटें या फिर कह लें जितनी ज़्यादा मतदान एनडीए के पक्ष में हुई थी और जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का प्रभार संभाला था, उसमें परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन इस बार के मुकाबले में अगर बात की जाए तो परसेंटेज एनडीए के भी काफ़ी कम रहे। लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद को लेकर सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, वही अगर हम विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की बात करें, इनको महज 300 वोट ही मिल पाए। तो इसको लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार और जो इनके सांसद हैं वो कहाँ गए, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही लगातार एनडीए ब्लॉक की बात करें या फिर एनडीए खेमे की बात करें, अपने सांसदों को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के सामने अभी जो अब मतदाता सामने आए उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब आपके सांसद खुद एक्टिव नहीं है या फिर क्या रीज़न रहा कि कुछ सांसद जो पूरी तरह से इनके वोट सामने नहीं आ पाए। वही कुछ लोगों का ये भी दावा है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे सांसद हैं जो सीपी राधाकृष्णन की तरफ अपना रुख किए और यही वजह रहा है कि कांग्रेस पार्टी या फिर कह ले इंडिया अलायंस की तरफ से इनके जो वोट है वो थोड़ा कम पड़े। लेकिन अगर हम इस पूरे वोटिंग की अगर बात की जाए तो कांग्रेस या फिर कह ले इंडिया ब्लॉक इसलिए भी जीत मान रहा है क्योंकि देखा गया टीएमसी के भी कुछ 1 से 2 ऐसे सांसद थे जो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो बीमारी हालत में होते हुए भी वो दिल्ली पहुंचे, संसद पहुंचे, वहां पे अपना उन्होंने वोटिंग किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस बार इंडिया ब्लॉक ने पूरी तरीके से जो विपक्ष है उनके खेमे को एक किया, देखा गया कैसे कल जो तस्वीरें सामने उसमें देखा गया कि समाजवादी पार्टी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें या फिर हम राजद की बात करें और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी पूरी एकदम
एकदम एकजुट होकर वोटिंग के लिए उनके जो सांसद हैं या फिर और जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए। लेकिन कल की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कल देखा गया कि वोटिंग के ठीक दरमियान कैसे तस्वीरें वायरल माफ़ कीजिएगा वायरल कैसे तस्वीरें सामने आ रही थी, तो उसको लेकर भी अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन अब कैसे माताओं और बहनों की तस्वीरें सामने दे रहा है। अब माताओं और बहनों की तस्वीरें अगर हम सामने बात की जाए तो देखा कैसे जब वोट चोरी को लेकर SIR का मुद्दा हुआ या वोट चोरी को मुद्दा उठाया गया तो राहुल गांधी ने जब फुटेज की बात की तो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि हम जो पर्सनल चीज़ें हम उसको डाटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें महिलाओं के तस्वीरें होती है तो उसको हम पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते। लेकिन अब इस पर भी एक बहस छिड़ गई है कि जब एक तरफ चुनाव आयोग खुद ऐसी बात कर रहा है लेकिन वही दूसरी तरफ अब उनकी जो तस्वीर है वो मीडिया के सामने कैसे आ रही है। लेकिन अगर इसी बीच अगर हम बात करें तो जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने जब से इस्तीफा दिया है उसके बाद से लगातार अभी तक वो खामोश आ रहे थे, लेकिन इसी बीच कल चुनाव के बाद उनके एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने CP राधाकृष्ण को बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि CP राधाकृष्ण के अनुभवों से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहली बार उनका बयान सामने आया है क्योंकि लगातार विपक्ष की अगर हम बात करें या फिर मीडिया में भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ लेटर पे आता है, उसके बाद से ना वो कोई बात करते हैं और ना ही उनका बयान सामने आता है। लेकिन इसी बीच उनका बयान सामने उन्होंने ये कहा कि उपराष्ट्रपति पद पे CP राधाकृष्ण की गरिमा उपराष्ट्रपति पद की और बढ़ जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि ये इसके लिए ज़्यादा हकदार है। वही अगर हम B सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो उन्होंने भी जो मतदान के बाद जो रिजल्ट सामने आया है उसका उन्होंने पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा कि एक सोच की लड़ाई थी और आगे हम और भी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कल जो पूरा विपक्ष एकजुट था ये कहा जा रहा था और ये तस्वीरें भी सामने आ रही थी कि पूरा विपक्ष एकजुट है, चाहे हम बात करें समाजवादी पार्टी की या फिर और जितनी पार्टियां हैं विपक्ष की वो सारी पार्टियां एकजुट थी। हमने देखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी कल दिल्ली में थे और जितने भी विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं वो सारे कल जो है दिल्ली में ही थे। लेकिन फिर भी ये जो लड़ाई थी इसमें आप एक तरफा हार रहे थे और ये चीज़ें पहले से क्लियर थी कि अगर NDA की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तभी आप जीत सकते हैं, वरना फिर आप नहीं जीत सकते और वो चीज़ें कल देखेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि वो 15 वोट कहाँ गए। सबसे अहम चीज़ जो है वो यही है कि वो 15 वोट कहाँ गए। लेकिन अभी जिस तरह शाहिद ने बताया कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ थे उनका जो बयान सामने आया है कि उनके अनुभव जो हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, इसका मतलब आपके बेहतर नहीं थे। फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही। कल ये भी चीज़ सामने आई कि जब इलेक्शन कमीशन जो है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से करा सकता है, निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करा सकता है, तो फिर देश के लिए विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा सकता, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि कल जो वोटिंग हुई है उसमें हमने देखा कि किस तरह से जब सत्ता पक्ष हो या अपोजिशन के लोग हों एक भाईचारगी से जा कर के वोट कर रहे थे। हल्की फुल्की जो है क्या बोलते हैं हंसी मजाक की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। तो देश का कोई भी चुनाव हो इसी तरह से होना चाहिए कि आपकी एक विचारधारा है, आप अपनी विचारधारा में रहिए, बट अगर उस वक्त भी उस तरह की हाइपर सिचुएशन हो तो वो काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। खैर CP राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अब देखना ये है कि जब राज्यसभा या संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो उनका क्या रवैया रहता है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जगदीप धनखड़ की तरफ से जो चीज़ें की गई थी वो समय अपोजिशन का कहना था कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अब चूँकि CP राधाकृष्णन RSS से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो अब RSS के भी एक बंदे एक इंसान जो है वो ऊंची पोस्ट पे हिंदुस्तान में बैठ गए। अब ये भी देखना है कि RSS का नज़रिया क्या होगा, या फिर वो RSS की हिसाब से काम करेंगे या BJP के हिसाब से काम करेंगे या फिर वो देश के उपराष्ट्रपति के हिसाब से काम करेंगे, ये सबसे अहम होगा। लेकिन अगर वहीं चलते हैं नेपाल की तरफ, तो नेपाल में ओली सरकार जन आक्रोश पर काबू नहीं जो है पा पाई, या यूँ कहें कि वो जनता के मिजाज को समझ नहीं पाए। जनता के अंदर ये आक्रोश कोई एक दिन का नहीं है, काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8 सितंबर को जनता ने हिंसक प्रदर्शन किया। पुलिस घेरा तोड़कर लोग संसद परिसर में घुस गए। पुलिस की गोलीबारी और हिंसा से बहुत लोगों की मौत भी हुई है। ये बताया जा रहा है कि 19 से 20 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज़्यादा लोग जो है घायल बताए गए हैं। कल भी हमने देखा किस तरह से वहाँ पे गोलियां चलाई जा रही थी और किस तरह से लोग भाग रहे थे। लेकिन एक तस्वीर ये भी आई कि
गुस्साए लोगों ने संसद भवन को फूंक डाला और एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी मार दिया गया है। घर में आग लगाई गई जिससे उनकी पत्नी जल गई, उसके बाद उनकी मौत हो गई। मौजूदा प्रधानमंत्री केपी ओली जान बचाकर भाग निकले। साथ में अपने कुछ मंत्रियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर काठमांडू से बाहर चले गए। वो कहाँ गए इसको लेकर के अभी चीज़ें नहीं क्लियर हुई। कुछ लोगों का कहना है कि वो दुबई गए हैं, कुछ लोगों का कहना कहीं और गए हैं। अभी तक कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी हमने सबसे पहले देखा अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब जो जगह हैं यहाँ पे इस तरह के हालात क्यों बन जाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी गलती जो है अगर देखी जाए तो सरकार की होती, क्योंकि उस वक्त अगर आप मान जाते, अभी जो ये जो मसला शुरू हुआ था नेपाल में, तो ये सिर्फ इसलिए था कि सोशल मीडिया को बैन किया गया था। वहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, रेडिट, जितने भी इस तरीके के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सबको बैन किया गया था। उसके खिलाफ ये जन आक्रोश था। लेकिन इस जन आक्रोश को जो है कहा जाए तो उस पर सारी चीज़ें डाली गई हैं, बट ये भ्रष्टाचार का ज़्यादा इसमें वो था कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे भ्रष्टाचार से कि उन्होंने, कल हमने ये भी देखा कि वहाँ के कुछ मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। कुछ लोग पानी के ज़रिए भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया जो मंत्री थे। यहाँ तक कि जो अपोजिशन के जो नेता थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। मतलब सत्ता में जो लोग गठबंधन में थे उनको तो जो है खदेड़ा ही गया है, साथ में जितने भी लीडर्स थे अपोजिशन के उनको भी नहीं छोड़ा गया। और जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी मौत हो गई है, घर में आग लग गई थी, उस आग की वजह से आग की चपेट में वो आ गई, उसके बाद मौत हो गई। शायद सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पे बैन लगा था, उस बैन के बाद ये कहा गया कि बैन हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने गलती नहीं कर दी, क्या आपने देर नहीं कर दी? अगर आप देर नहीं करते तो शायद ये जो 19-20 लोगों की मौत हुई है, जो 300 से ज़्यादा 40 से 45 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी कंडीशन अभी ये बताई जा रही है कि उसमें से ज़्यादातर लोगों की कंडीशन ठीक नहीं है। अगर ये चीज़ें आप पहले करते तो शायद 2 दिन में जो आपने देखा कि वहाँ नुकसान भी बहुत हुआ है। संसद भवन को जला दिया गया, बहुत सारे घर थे ऐसे जिनको जला दिया गया है। तो इन सब, और सबसे अहम चीज़ ये कि एक मीडिया हाउस था जो जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नेपाल में सत्ता का गुणगान करता था, उसको भी जला दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई अगली सरकार कर पाएगी। अब अगला कौन आएगा वहाँ पे? अभी तो आर्मी ने अपने हाथ में चीज़ें ले ली हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, जिस तरह से नेपाल में हुआ है ये कोई पहली घटना नहीं है, और भी देशों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार नेपाल में ऐसी भयावह स्थिति पैदा हुई कैसे। अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि शुरू से ही कई महीने पहले लोगों के बीच एक आक्रोश फैल रहा था। ख़ासतौर पर जो नेताओं के बच्चे हैं उनको लेकर लोगों में नाराज़गी थी कि कैसे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग जो गरीब हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीएसटी के पैसों से, उनके पैसों से बड़े जो नेता है वो लोग आराम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ऐशो आराम कर रहे हैं। लेकिन नेपाल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मौजूदा सरकार में नाराज़गी थी उसको लेकर जनता की नाराज़गी ठीक है, लेकिन जिस तरह से नेपाल से एक और तस्वीर सामने आई कि कैसे जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी बीवी को भी नहीं छोड़ा गया, जिंदा जलाया गया। कहा जा रहा है कि उनके बदन में आग लगी, उसके बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पे वो नहीं बच पाई। मौजूदा मंत्री की बात करें तो लगातार इस्तीफे की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद नेपाल की जो जनता है, नेपाल के जो लोग हैं वो भी लगातार कई ऐसी वीडियो सामने है जहां पे मंत्री को दौड़ाकर पीट रहे हैं। लेकिन अगर वही हम नेपाल की बात करें तो आपको बता दें कि वहां पे बेरोजगारी और करप्शन इतना ज़्यादा था कि 5 सालों में 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बदले गए। लेकिन सवाल अहम ये भी खड़ा होता है कि जब 2 बार ऑलरेडी प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, मौजूदा जो प्रधानमंत्री अगर उनसे नाराज़गी है तो फिर जो पहले के प्रधानमंत्री रह चुके हैं या फिर जो पहले के पूर्व मंत्री रह चुके उनके खिलाफ लोगों में इतनी ज़्यादा नाराज़गी क्यों थी। खास बात यह भी कि अगर मंत्री के बीच नाराज़गी है तो कम से कम नेपाल की जो जनता है उनको थोड़ी सी रियायत बरतनी चाहिए। जो घर में महिलाएं हैं उनको बख्शने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ के साथ ऐसे करना या किसी भी महिलाओं के साथ ऐसे करना ये शायद किसी भी हद तक सही नहीं है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में ये भी कल तस्वीर सामने आई कि कैसे मंत्री जो हैं जिनके पास सुरक्षा है या फिर जिनके पास उतनी ऊपर तक पहुँच है उनको घर से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, वहाँ से उनको निकाला गया।
तो आप समझे कि जो ऊंचे तबके के जो बड़े मंत्री हैं वो तो भाग गए, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो लोग भी या फिर कह ले वो नेता भी नहीं छोड़े गए कि जिन पे पहले से लोगों में नाराजगी थी। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें नेपाल के साथ जिस तरह से घटना सामने, उससे पहले भी कई ऐसे देश हैं जहां पे लगातार बेरोजगारी और भुखमरी को लेकर ऐसी तख्ता पलट हुई है। अगर हम इन देशों में बात करें तो इससे पहले 2021 में अफगानिस्तान में हुआ था, 2022 में श्रीलंका, 2024 के अगस्त में बांग्लादेश और अब नेपाल में ये तस्वीरें सामने हैं। इन तमाम अगर चारों हम देश की बात करें तो नेपाल में भी कहा जा रहा है कि नेपाल में पिछले 5 सालों में जिस तरह से 3 प्रधानमंत्री बने गए, तो कुछ प्रधानमंत्री की नज़दीकियाँ ज़्यादा चीन की तरफ बताई जा रही थी। अभी अगर हम ओली की भी बात करें तो कहा जा रहा है ये भी लगातार चाइना की तरफ इशारों पर नाच रहे थे। बीच में अगर हम बात करें भारत और नेपाल की रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता था, लेकिन जिस तरह से नेपाल की नज़दीकियाँ चीन से बढ़ रही थी उसके साथ साथ हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं थोड़ी खटास चल रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से नेपाल में भी प्रधानमंत्री ने वहाँ इस्तीफ़ा दिया, लगातार मंत्रियों का इस्तीफ़ा आते रहा, उससे ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में शायद वहाँ पे कोई युवा प्रधानमंत्री का पद संभाले, क्योंकि लगातार वहाँ पर राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। वही अगर सेना की बात करें तो प्रधानमंत्री की इस्तीफा देने के बाद भी वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में नहीं थी। आखिरकार जो सेना प्रमुख है उनको बयान देना पड़ा कि अगर आज रात 1 बजे तक सभी चीज़ें स्थिर नहीं होती हैं तो हम हर जगह सैनिक को उतार देंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से जनता की अगर बात करें तो क्या उनके प्रोटेस्ट के पीछे सच में किसी का हाथ रहा, या सच में जो नाराज़गी थी जनता की वो अचानक आ गई? क्योंकि सोशल मीडिया का दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार पहले गवर्नमेंट के खिलाफ चीज़ें लिखी जा रही थी, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया। लेकिन वही अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसका ये कहना है कि हमारी यानी देश की जो पॉलिसी है उसके तहत जो कंपनियां हैं वो नहीं उतार हो रही थी। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की बात करें वो उसके जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके खिलाफ नहीं उतर पा रही थी, उसको लेकर नेपाल सरकार ने उनको बैन करने की कोशिश की। लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं और जनता के अपने तर्क है। लेकिन वही इस पूरे प्रोटेस्ट में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि नेपाल में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि जब वहाँ के प्रधानमंत्री पद को संभालते हैं तो कितने वक्त में नेपाल की स्थिति को पूरी तौर पे सही कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले जो चीज़ें हुई थी शुरू हुई हैं अफ़गानिस्तान से हुई, फिर पाकिस्तान में भी इसी तरह की सिचुएशन बनी थी, बट वो किसी तरह से मैनेजेबल हुई और वो मैनेज किया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि श्रीलंका में ऐसा हुआ है, बांग्लादेश में हुआ, और अब ये हाल ही में कल ही ये घटना सामने आई है कि नेपाल में भी उसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं और जनता ने हथियार भी लूट लिए थे। जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें हथियार भी लूटे गए हैं, संसद भवन में घुस गए, वहाँ पे आग लगा दी गई, वहाँ पे अपने हिसाब से जिया गया। इसी तरह से हमने देखा था कि अमेरिका में जब ट्रंप हार गए थे उसके बाद किस तरह से लोग वहाँ पे चढ़े थे और वहाँ पे किस तरह की चीज़ें की थी। तो ये जनता जब ज़्यादा परेशान हो जाती है तो उसको अपनी ज़िंदगी और मौत का डर नहीं होता, उसको ये होता है कि हमारे आने वाले जनरेशन है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करेगी। कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, सबको ये सोचना चाहिए कि सबसे अहम चीज़ होती है रोटी कपड़ा मकान। और रोटी कपड़ा मकान में फिर ये भी आता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है कि आप अगर नौकरी नहीं देंगे तो रोटी कपड़ा मकान आएगा कैसे? 5 किलो राशन पे कोई जिएगा नहीं ज़िंदगी भर। उसके साथ ही हेल्थ की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और एजुकेशन भी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सबसे अहम चीज़ ये है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कई सारे ऐसी सरकारें हैं जो इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे करके बाकी चीज़ों पे ध्यान देती हैं और वो बाकी चीज़ें आम जनता के लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल में कल की जो स्थिति थी या 2 दिन से जो स्थिति बनी हुई थी वो बिल्कुल ही भयावह स्थिति थी। वहाँ पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी। वहाँ का जो भी सिस्टम है वो अपने हिसाब से काम कर रहा था। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं किसी देश में तो उसके पड़ोसी देशों को उसके साथ आना होता है। बट इस सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि आपकी ही सरकार, जिस तरह अभी शायद ने बताया कि 3 प्रधानमंत्री बदले गए, 3 प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी जब स्थिति सही नहीं हुई तो उन लोगों ने फिर हमला बोलना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये भी कई खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू किया था, उसके बाद सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया। अब जब बैन लगा दिया गया तो जेनजी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा कामयाब, उनके हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा कामयाब साबित हुआ कि वहाँ का तख्ता पलट हो गया। उस तख्ता पलट के पीछे
वहाँ की जितनी भी आवाम है, हाँ ये भी कह सकते हैं कि 19-20 लोगों की मौत हुई है और उसके बाद फिर 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति कैसी ये भी अभी पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। कई ऐसी जगह थी जहाँ पे आग, आप देख सकते हैं वीडियोज़ जो सामने आई हैं उसमें आग लगा दी गई है, धुआं जो है वो बाहर आ रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ ही किसी भी देश की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए सबसे पहले हमारे देश की जनता है, अगर हमारे देश की जनता ही हमसे खुश नहीं है तो हम वहाँ पे बैठ के क्या करेंगे। वही अगर बात की जाए बिहार चुनाव की, तो हमने देखा कल जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था उसमें एनडीए को जीत मिली है। और एनडीए को जीत मिलने से एक चीज़ ये भी हो गई है कि कई तरह की खबरें ये आ रही थी कि मोदी सरकार जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें कल सामने आई हैं उससे इन बातों पे कहीं ना कहीं विराम लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरा एनडीए जो खेमा है वो एक साथ है। और फिर एक चीज़ ये भी कही जाएगी कि जिन पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर देखा जाए तो उन पार्टियों ने भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया है एनडीए को, इनडायरेक्टली दिया, ये बोल के नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं, बट आपने योगदान दिया उसमें। और सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने में आपकी भूमिका हमेशा तारीख में लिखी रहेगी कि आप लोगों ने उस वक्त अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था, उस वक्त स्टैंड नहीं लिया था। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के लोग वहाँ पे जो है गठबंधन की बात कर रहे थे कि हमें इंडिया गठबंधन में ले लिया जाए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी उसमें भी लोग पीछे बैनर लेके खड़े हुए थे कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल करें। इसको लेकर के कल जो है दिल्ली में एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद बिहार की सियासत में गठबंधन के स्वरूप और संभावित सहयोगियों को लेकर चर्चा का दौर तेज़ हो गया है। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने साफ किया है कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की चर्चाओं से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बिहार प्रभारी ने बताया कि ओवैसी ने गठबंधन में आने को लेकर लालू यादव को पत्र लिखा है। इस पर उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो लालू यादव करेंगे अगर उनको गठबंधन में लेना है कि नहीं लेना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सीट शेयरिंग पे बात हुई है और सितंबर के एंड में सीट शेयरिंग पे मामला सॉल्व हो जाएगा और इसमें जितनी भी सीटें कांग्रेस को दी जाती हैं कांग्रेस अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। देखकर हम बिहार की बात करें तो बिहार में पहले भी देखा गया कि एमआईएम पूरे तौर पे लालू प्रसाद यादव पार्टी ने आरजेडी को खुला तौर पे पत्र लिखा, लेकिन वो पत्र एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा है तो बिहार में क्या आरजेडी पूरे पार्टियों को अपने हिसाब से लेकर चल रही है फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्टी है, दावा ये करती है कि हमारी पकड़ सभी पार्टियों में है। तो जिस तरह से अभी पत्र का जवाब दिया गया है कि उन्होंने पत्र आरजेडी को लिखा है तो वो उसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस सच में उसके हाथ में कुछ भी नहीं है तो क्या आरजेडी जितनी सीटें सभी पार्टियों को देगी उतने पर कांग्रेस उतारू हो गए। लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप लगातार आरजेडी को बार बार पत्र लिख रहे हैं तो कांग्रेस को क्या वजह है कि आप पत्र नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की एक अलग छवि मानी जाती है, नेशनल पार्टी है तो उसकी जाहिर सी बात है पकड़ ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पूरे बिहार की हम सियासत की बात करें तो पूरे बिहार में ज़्यादातर वोट अल्पसंख्यक जो वोट है उसको साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हम प्रशांत किशोर की बात करें, आरजेडी की बात करें, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उसकी बात करें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि जिस तरह से आप ओवैसी को पार्टी में शामिल न करके जेएमएम को, जो कि झारखंड की पार्टी है, हेमंत सोरेन उसके मुखिया हैं, आप अब झारखंड के बाद उसको अब बिहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि खबर ये भी सामने आ रही है कि बहुत जल्द उनको पार्टी में शामिल करने की बात की जा रही है। पशुपति पारस की बात करें, वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो बीजेपी में शामिल रहे, उसके बाद से बीजेपी से उनकी खटकती है, अब वो फिर इंडिया अलायंस में आते हैं। पशुपति पारस को लेकर कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस में उनको शायद सीटें भी बिहार में दी जाएगी। तो आप समझे किस तरह से एक तरफ जहां खुद चिराग पासवान के खानदान से पशुपति पारस आते हैं, वो पहले बीजेपी उनके खानदान से आते हैं, जी माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के खानदान से आते हैं। तो एक तरफ जहां पशुपति पारस अभी कुछ ही महीनों तक वो बीजेपी में शामिल थे, बीजेपी की कुछ मीटिंग में जब पशुपति पारस उसको नहीं बुलाया गया उसके बाद से वो नाराजगी होती है और खुद उसके बाद इंडिया जो अलायंस है वो अपने पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जिसका अस्तित्व बिहार में करीब 15% से ज़्यादा है उसको
पार्टी अपने साथ लाने में काफ़ी शक्ति है। अगर हम जेएमएम की बात करें तो वो झारखंड में अभी वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन झारखंड के साथ साथ वो बिहार में आना चाह रहे हैं और उनको पार्टी में शामिल किया जाता है। लेकिन वही कुछ ऐसी पार्टियां हैं, अगर वो पार्टी किसी के साथ शामिल होने की बात करें तो कहा यह जाता है कि आप दूसरी जगह से यहाँ पे लड़ना क्यों चाहते हैं। तो अब बिहार की अभी जो कहा जा रहा है कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरह से क्लियर खबरें सामने आएगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की अभी वोटर अधिकार जो यात्रा थी उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मजबूती पूरी तरह से वोटरों में हो चुकी है और कांग्रेस शायद 90 से ज़्यादा सीटों पर इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े। बिल्कुल सही, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि 70 सीटें भी मिलेंगी और फिर ये कहा गया कि 70 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। अभी ये जिस तरह से बोला गया है कि सितंबर के लास्ट तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सीट शेयरिंग का मामला सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये भी बातें सामने आई हैं कि अक्टूबर में चुनाव का ऐलान हो सकता है और चुनाव जो है वो छठ और दीपावली करीब करीब होंगे। उसके बाद फिर चुनाव की मतगणना होगी और ये देखना काफ़ी अहम होगा कि बिहार में इस बार जनता क्या चाहती है। एक तरफ अगर आपने बात की पीके की, तो पीके जो हैं उनका एक बयान कल सामने आया था कि आप अल्लाह से डरिए, आप बीजेपी से मत डरिए। और पीके का भी ये कहना है कि या तो हम बहुत बड़ा कमाल करेंगे या फिर हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी देखना अहम होगा। वहीं अगर बात की आपने जेएमएम की, तो जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव की पार्टी ने वहाँ पे चुनाव लड़ा था, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी यहाँ आएंगे, उनको भी सीट देना अनिवार्य है, क्योंकि जेएमएम जो है वो इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है। हो सकता है वहाँ की जो उत्तर प्रदेश से लगी सीटें हैं वो उस पर 1-2 सीटें समाजवादी पार्टी को भी मिलनी चाहिए। और जिस तरह से आपने बात की एमआईएम की, तो एमआईएम ने अभी जितने भी लेटर्स लिखे हैं, जो भी बातचीत हुई है वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से हुई है, कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं हुई। तो इस मामले में कांग्रेस अभी बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। रीज़न यही है कि जब आपकी किसी चीज़ पे बातचीत नहीं हो रही है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू करा है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे मेरे साथी शाहिद उमर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।